आज हम लोग 7 क्लास के हिस्ट्री का क्वेश्चन बुक देखेंगे। चैप्टर 2 का एक फर्स्ट पार्ट हमने आप लोगों को भेज रखा है, सेकेंड पार्ट में ये है। चलिए देखते हैं और छोटा से छोटा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, 10 से 15 मिनट का बस। चलिए, बाकी वॉइस में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। भूमि के साथ क्या क्या किए दिया जाता था, ये जो कर था, कर के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ी लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया था। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, प्रदर्शन, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह जहाँ लोग गाय भैंस को चराते उसी को चारागाह या जानवर चरते हैं। एक गांव, बौबी चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार से बोलते हैं जहाँ हम लोग अन्न का भंडारण करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ अनाज रखने वाली जो मिट्टी का बनाता हो उसे कोठी कहते हैं। आप लोग अपने यहाँ बताइएगा क्या बोलते हैं, जिसमें गेहूँ या चावल को रखते हैं। हमारे यहाँ बिहार में से कोठी बोलते हैं और बाकी का पता नहीं, आप लोग अपना अपना बताइएगा। मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, जिसे यह भूमि मिलती है वह कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्रों पर लगाया जाने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगाया जाने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने चबूतरों, माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बराबर न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तटबंध जो दोनों साइड किनारे बनाते हैं ना, उसी को तटबंध बोलते हैं। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोत का उल्लेख है उनकी सूची बनाएं और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसा इस्तेमाल होता होगा। विचार विमर्श मतलब आपस में बात करना। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना किया गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्याशियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। मतलब अनेक चीजों का इस्तेमाल किया, उसी को स्रोत। प्रश्नियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। यदि वॉइस में किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग वीडियो को रुक कर और उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने कल पिछले वीडियो में बताया है कि प्रॉब्लम हो सकती है। त्रिपक्षीय संघर्ष। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासन राजवंश का आधार कई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कन्नौज से परफ्यूम के लिए भी प्रसिद्ध था। परफ्यूम जिसको इत्र बोलते हैं। चलिए, गुर्जर प्रतिहार
राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण कर लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी रचना त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासक ने बड़े मंदिर का निर्माण कर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। संपन्न मतलब खुश होना। अफगानिस्तान में गजनी का महमूद ऐसे ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। मतलब 1000 से लेके 1025 तक में टोटल 17 बार हमला किया था। कौन? मोहम्मद गजनवी। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका निशाना संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राज्य के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में शाहमाने भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानवाद शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी 1168 से 1192, जिसमें सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक तुर्क शासकों को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। कौन? मोहम्मद गौरी। चोल राज नजदीक के एक नजदीक उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टिरिया नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विलय आलय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टिरियों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। कब्जा मतलब किसी अधिकार करना किसी चीज पर, और उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया, मतलब उसे बनवाया। इसे हम शॉर्ट्स में भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा पड़ता है? चोल राज्य और उनके पड़ोसी। विजय आले के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाके को जीता और उसकी राज्य और क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव इसके इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राज्य प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 985 में राजा बना और उसने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया, मतलब अपना अधिकार में कर लिया, और उसका राजकाज वही चलाता था। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। पुनर्गठन मतलब किसी चीज का दोबारा निर्माण करना। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने ईर्ष्या की नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन
अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और काष्ठ मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। जो भी राजा भारत में आए वो यहाँ के चीज़ों को लूटे और लूटने के बाद यहाँ से चले गए। ऐसे ही नहीं, बिहार को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन राजाओं ने यहाँ का सारा चीज़ लूट कर और इसे फिर से इंडिया को कंगाल बना दिया। गंगई कोचमपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर को जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई उन्हें देखिए कितने अच्छे तरह से इसका डिजाइन बनाया गया है। पत्थर को काट कर ही चारों तरफ से उसका डिजाइन बनाया गया है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र थे। ये शिल्पकला उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी प्रसन्न हो गए थे। मतलब वहाँ के जो लोग थे सभी ने मिलकर इस मंदिर को बनवाने में समर्थन किया था। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्माण खर्च थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। उनके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची जो खाना बनाने वाला होता है उसी को बावर्ची बोलते हैं, मेहतर, संगीत का, नृतक मतलब नाचने वाला इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे और वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मतलब लोग, व्यापारी भी वहां पर आया जाया करते थे। मंदिर केवल पूजे का ही माध्यम नहीं था बल्कि मंदिर से बहुत सारे लाभ होते थे। मंदिर के आसपास जुड़े शिल्पकार में सबसे विशिष्ट था कांस्य की प्रतिमाएं बनने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती है। उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छी कांस्य प्रतिमाएं में उसे गिनी जाती थी। ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ भक्तों की भी बनाई गई हैं। इसे याद करना है। चोल वंश में जो मंदिर होते थे केवल देवी देवताओं के ही मंदिर नहीं बल्कि भक्तों के भी मंदिर, मूर्तियां बनाई जाती थी। मंदिर नहीं, मूर्तियां बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए किसानों के माध्यम से संभव हुए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उछलती है जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। यानी मतलब सोन के किनारे या गंगा के किनारे जो भी जमीन नजदीक होती है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेष चावल की खेती के लिए आर्द्रता की मुहैया, मतलब चावल की खेती को ऐसे भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो पानी चावल की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। हालांकि तमिलनाडु दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 7वीं सदी में आकर ही इसके इलाकों में बड़े पैमाने पर खेती हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाने लगा था और दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाने लगा था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। मतलब नहर के माध्यम से खेतों तक पानी जाती थी। कई क्षेत्रों में एक साल
में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगह फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। हमें भी वर्षा के पानी को इकट्ठे करने चाहिए। इससे एक तो होता है कि बारिश के पानी से कपड़ा साफ हो जाता है, और दूसरा पौधों में पानी यदि हम उसे डालेंगे तो वो ज़्यादा पौधे उपजाए और विकसित होगा। इस चोलेकाश प्रतिमाएं कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है, मतलब डिजाइन बनाया गया है, इस पर गौर कीजिए। और यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन है कि 400 साल पुरानी डाक सेवा किस देश में बंद की गई है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। जय हिंद।